दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ये जो है यूनिट है वो 5वां यूनिट है जिसको हम डिस्कस करेंगे और 5वां यूनिट जो है डील्स करता है क्लाइमेट से। तो पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पर बात कर रहा है वेदर का। वेदर क्या है? ए स्टेट है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम, उसको बोलते हैं वेदर। अगर जैसे मैं बात करूँ, आप इस टाइम पे मैं तुम आपसे पूछूं कि आपके वहाँ टेम्परेचर क्या है आपके प्लेस पे, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसका? वेदर का। ठीक है। उसके बाद जो है बात कर रहा है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर है क्या आपका? एक कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस है दैट सराउंड द अर्थ सरफेस। आपका अर्थ है तो इसके चारों तरफ आप देखोगे मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, और उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसकी हाइट जो है 16 किलोमीटर तक जाती है, और 99% ऑफ टोटल जो मास है आपका एटमॉस्फेयर है वो 14 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मतलब इस अर्थ से 40 किलोमीटर में आपका 99% जो है टोटल जो मास है आपका एटमॉस्फेयर का वो लाइट होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये है आपका डिफरेंट लेयर्स जो है आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। पहला जो लेयर होता है वो आपका ट्रोपोस्फियर होता है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर। ये 4 स्फीयर होते हैं। तो आप देख रहे होगे कि ट्रोपोस्फियर और ये जो आपका स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ से स्टार्ट और ट्रांजिशन जो लेयर होती है उसको ट्रोपोपाज बोलते हैं। और देख रहे होगे मैक्सिमम क्लाउड्स जो हैं इसी ट्रोपोपाज और जो आपका ट्रोपोस्फियर में ही मैक्सिमम क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और आप देख सकते हो कि जो एरोप्लेन उड़ती है वो भी इसी जोन में उड़ती है। जो फाइटर जेट्स होते हैं वो काफ़ी हाइट पे उड़ते हैं। और टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फियर में। आप देख रहे हो डिक्रीज करते हुए जा रहा है। ठीक है। लेकिन फिर ये क्या आप देखोगे कि जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपका ओजोन मैक्सिमम पाया जाता है, और ये यूवी जो रेज होती है हमारी सन से आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आप देख रहे होगे ये स्टडी इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ खत्म होता है स्ट्रेटोपाज बोलते हैं इसको। जहाँ से मीजोस्फियर स्टार्ट होता है वहाँ से फिर ये बिहेवियर चेंज करके फिर कम होने की तरफ स्टार्ट कर लेता है। और फिर ये जहाँ मीजोस्फियर खत्म होती है और थर्मोस्फियर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो है आप देख सकते हो डिफरेंट जो है कंपोनेंट है, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, और क्या क्या जो इसके इम्पोर्टेंस हैं। मैंने यहाँ पर ट्राई किया इस फिगर के माध्यम से टू एक्सप्लेन यू, होप यू अंडरस्टैंड। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस के बेस पे हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड किए हैं 4 लेयर्स में। पहला है ट्रोपोस्फियर। इसको ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, एक्सप्लेन कर चुका है, उसी का ये डिस्क्रिप्टिव है। इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो सबसे लोवेस्ट होता है और इससे एक्सटेंड करता है कहाँ से? 8 से 18 किलोमीटर, 8 टू 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके। एंड टेम्परेचर जो है इसमें डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जो ये इसका जो टेम्परेचर होगा आप देखोगे डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। और देखोगे आपका ट्रोपोस्फियर का इन्फ्लुएंस है अर्थ के क्लाइमेट में। एंड इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कंटेन अबाउट 85% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक मास। जो 85% एटमॉस्फेरिक मास होता है ये जो है ट्रोपोस्फियर में ही आपका होता है। एंड ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक द क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू, ये सब जो अकर होती हैं इसी ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद सेकेंड है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ये जो सेकेंड मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर है विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 टू 18 किलोमीटर। और मैंने बोला था कि 8 टू 18 किलोमीटर तक क्या होता है आपका ट्रोपोस्फियर होता है। उसके बाद एक्सटेंड करता है कब? तो 50 किलोमीटर तक ये जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ये देखोगे वार्मेस्ट लेयर है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है विथ एल्टीट्यूड। ओके। एंड इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी में होते हैं इन एयर, इसी लेयर में। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, जो मैंने बताया कि उसमें ओजोन लेयर होता है, यूवी जो रेज होती हैं एब्जॉर्ब जो होती हैं इसी में एब्जॉर्ब जाता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट एट अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। याद रखिएगा 25 किलोमीटर जो है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ये 25 किलोमीटर का होता है, वहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद थर्ड जो है वो मीजोस्फीयर है।
It lies above the stratosphere at a height of 50 किलोमीटर extending up to 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर में ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसके बाद जो आप देखोगे मेसोस्फीयर क्या है, कोल्ड रीजन है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, क्या होता है इसमें स्ट्रॉन्ग डिक्रीज करने लगता है टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जब हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। तो अब थर्मोस्फीयर की हम बात करते हैं, तो ये इन दिस लेयर जो आपका एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा लो होती है और ये एक्सटेंड करता है। एंड द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज लेयर, जो आयनोस्फीयर होता है इसी के बिकॉज ऑफ दैट जो हम लॉन्ग वेव जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस आयनोस्फीयर। एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इसको एक एक्सोस्फीयर भी कह सकते हैं। एंड एक्सोस्फीयर जो होता है वो एबव द आयनोस्फीयर के जो आपका आउटर मोस्ट जो कह सकते हैं कि लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और जस्ट बिलो दैट जो होता है, जस्ट बिलो दैट जो होगा वो आपका आयनोस्फीयर होता है। और टेम्परेचर का बिहेवियर देखोगे इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब जो है बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो कौन कौन सी गैसेस जो होती हैं उस एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो पहले बता दें नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका है 78.08 जो है परसेंट वॉल्यूम से होता है। ऑक्सीजन जो है आप देखोगे 20.95% होता है। आर्गन है थर्ड जो 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट गैस है जो कि 0.03% होता है और इसका कंसंट्रेशन 300 to 360 ppm एंड समटाइम आई थिंक अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो करीबन 400 ppm के करीबन ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट गैस है वो आपका नियॉन है। उसके बाद जो ये बात दूसरी जो पॉइंट बात करता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर, जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर की बात कर है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इज मोर और लेस सेम एज द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन का लगभग में आप कह सकते हो जो एटमॉस्फेयर में होता है वही सेम लगभग में आपका सॉइल में भी होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखोगे तो ये 8 to 10 टाइम्स मोर होता है, 0.25% के करीबन सॉइल में होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 0.03 होता है लेकिन परसेंट होता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो 0.25% है, तो ये 10 टाइम करीबन ज़्यादा होता है सॉइल में। और जो उसके बाद जो टॉपिक है उसकी जो बात कर रहा है सोलर कांस्टेंट क्या है। तो सोलर कांस्टेंट आपसे बता दूं, डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट ए आउटर बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्ड नॉर्मल टू सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो जो आपका आउटर लेयर है जो एटमॉस्फेयर का, वहां पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में जो आपका रेडिएशन फॉल होता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। और है कितना 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है सोलर कांस्टेंट जो वैल्यू है, ये इतनी हमारी जो है सनराइज से एनर्जी फॉल होती है जो आउटर बाउंड्री है एटमॉस्फेयर का वहाँ पर एट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में। और इन एसआई यूनिट जो है उसमें ये 1353 वाट्स पर स्क्वायर मीटर, अगर हम इसको एसआई वैल्यू में ले जाते हैं तो वहाँ पर वाट्स पर स्क्वायर मीटर जो उसका यूनिट है तो ये 1353 वाट्स हो जाता है। एंड सोलर रेडिएशन रिसीव कैसी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द पार्टिकल्स, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम और फोटॉन्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं अब पीएआर की, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन लीफ में होती है बाय यूज ऑफ सोलर एनर्जी। और जो वेवलेंथ होता है जिसको यूज करता है वो 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर और वी कैन से दैट 400 to 700 नैनोमीटर इज द मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज वाई इस रेंज को जो बोलते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और इसको जो मेजर किया जाता है क्वांटम सेंसर से,
आपको अगर हम दिखा दें यहाँ पर आप देखोगे वेवलेंथ है जो ये जो रेडिएशंस होती हैं उसमें गामा रेज जो है सबसे शॉर्टेस्ट होता है और रेडियो जो है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। लेकिन इन बीच में आप देखोगे ये जो जोन है ये है आपका PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और ये वेरी करता है 0.4 0.39 टू यहाँ 0.76 तक, इन बीच में ये वेरी करता है और इसको बोलते हैं PAR। इन्हीं के द्वारा ये जो फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स में होती है इसी रेंज के द्वारा। और इसको जो मेजर किया जाता है वो है क्वांटम सेंसर के द्वारा। आपको दिखा दें क्वांटम सेंसर आप देख सकते हो, क्वांटम सेंसर ये देख सकते हो कि ये जो है क्वांटम सेंसर है, इससे ये इस रेडिएशन को मेजर कर रहा है कि कितना PAR जो है इस ग्रीन वेजिटेशन में यूज हो रहा है बाय दिस प्लांट। तो दिस इज द क्वांटम सेंसर। और देन लक्स क्या है? लक्स एक ओल्डेस्ट यूनिट है टू मेजर द इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन। ये लक्स भी है, इसको आइंस्टीन में याद रखिएगा, जो PAR है वो आइंस्टीन और वाट्स पर मीटर स्क्वायर इस चीज़ का यूनिट है, इस यूनिट में मेजर करता है। इससे पहले जो लक्स यूज करते थे जो कि ओल्डेस्ट यूनिट था और ये ब्राइटनेस जो है सनशाइन को मेजर करता था। स्पेक्ट्रोमीटर है, मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड। नैरो वेव बैंड में जो है स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है फॉर द मेजरमेंट। अब बात कर रहे हैं लैप्स रेट की। लैप्स रेट क्या होता है? वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस एज ए लैप्स रेट। नॉर्मली लैप्स रेट होता है कितना है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। आपसे बता दूं जैसे क्या है कि एक बिहेवियर होता है एटमॉस्फेयर का, जब आप एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे आप देखोगे तो पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका 1 किलोमीटर के बाद वेरिएशन आएगा, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं एडियाबैटिक लेफ्ट रेट की। एडियाबैटिक लेफ्ट रेट क्या है? थोड़ा डिफरेंट है देन द लेफ्ट रेट। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइज और फॉल, एयर के राइज और फॉल होने से जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एडियाबैटिक लेफ्ट रेट। और ये जो देखोगे आप ड्राई एडियाबैटिक लेफ्ट रेट जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एज एयर राइज और फॉल होगा, तो ये वेरिएशन आपको यू विल फाइंड। एंड समटाइम द कंडीशन इन विच देयर इज अब्रप्ट राइज होता है टेम्परेचर में इंस्टीड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, उस फिनोमिना को इन्वर्जन बोलते हैं। आप देखोगे कभी कभी क्या है कि आप जैसे हाइट बढ़ रहे हो तो घटने की बजाय टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाता है, इस फिनोमिना को इन्वर्जन बोलते हैं। उसके बाद एल्विडो की बात कर रहा है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो कितनी सोलर रेडिएशन आपकी आ रही है, सपोज 100% 100 आई तो कितना रिफ्लेक्ट हो गई, अगेन इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? आपका एल्विडो बोलते हैं। एंड इट इज ए परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द सरफेस इज नोन एज एल्विडो। तो ऑटोमेटिकली हर सरफेस का, सपोज प्लांट लीफ है उसका अलग एल्विडो होगा, आपका अर्थ सरफेस है, सी है, इन सब का क्या होगा? अलग अलग एल्विडो होगा। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। एंड एल्विडो ऑफ क्रॉप सरफेस इज रेंजेस बिटवीन 23 to 30%। याद रखिएगा जो क्रॉप्स हैं उनका जो एल्विडो है आपका 23 to 30% होता है। अब अगर हम बात करें एल्विडो जो फ्रेश स्नो होता है जो कि उसका सबसे ज़्यादा होता है 75 to 95%। तो ये था समथिंग अबाउट द एल्विडो। नाउ विल टॉक अबाउट द साइक्लोन, जो साइक्लोन के बारे में बोल रहा है। तो साइक्लोन है क्या? आप देखोगे यहाँ पर साइक्लोन इज रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया whose diameter may be from 100 to 1000 miles and wind जो मूवमेंट है टूवर्ड द सेंटर। तो ये सर्कुलर एयर का मूवमेंट होता है और जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा सेंटर में, और जो हाई प्रेशर होगा आपका साइड में होगा इधर, और विंड का जो मूवमेंट होगा इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये भागेगी। ओके, और इसको टोर्नेडो, टाइफोन, हरिकेन्स डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। एंड वी कैन सी हियर द हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप। तो ये आप देख रहे हो सेंट्रल जो है पोर्शन जो है ये लोवेस्ट यहाँ पर लो
प्रेशर डेवलप होता है, और आउटसाइड में आप देखोगे क्या होगा, ये हाई प्रेशर होता है, तो जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो राइज करने लगती है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो कि डिसेंडिंग जो कूल एयर यहाँ पर है वो आपका ये आई वाला, ये आई है, जो साइक्लोन बनता है, एक बीच वाला जो पोर्शन होगा वो आपको बोलते हैं, उसको साइक्लोन का आई बोलते हैं। और फिर ये जो विंड्स है वो अपलिफ्ट करती है आपको, जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो राइज करने लगते हैं। ठीक है, जिससे देखे होगे आपको जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर रेनफॉल भी होने लगती है जब साइक्लोन आता है, तो बिकॉज ऑफ द दिस फिनोमिना। उसके बाद जो है क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज ए जनरलाइज्ड वेदर समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट। किसी वेदर का जो फिनोमिना है उसको समराइज करो फॉर लॉन्गर पीरियड। जैसे मैं बात करूं जैसे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का अगर डेटा फॉर किसी पार्टिकुलर रीजन में आप नोटिस कर रहे हो कि 35 ईयर में वहाँ का टेम्परेचर जो है मीन चेंजेस हो गए, तो दैट्स मीन्स दैट यू आर टॉकिंग दैट दैट इज द क्लाइमेट। यू आर टॉकिंग व्हेन यू आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ longer period of a particular region by the taking the data of at least 35 year, तो आप उसको क्या बोलते हो, क्लाइमेट बोलते हैं। और जो वेदर है ये पार्टिकुलर टाइम पे एंड पार्टिकुलर टाइम और पार्टिकुलर प्लेस, जो कंडीशंस की बात करते हैं उसको हम वेदर। जैसे मैं अचानक पूछूं कि अभी आपके जहाँ पर बैठे हो वहाँ का क्या माहौल है, कैसा टेम्परेचर है, तो it means that I am talking about the weather. But if suppose I talked about the for the same place कि आपके एरिया में पिछले 35 ईयर में क्या कैसा टेम्परेचर रहा है, तो इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। यहाँ पर क्लाइमेट का फिर क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे डिकेंडोल ने 1900 एडी में जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने का जो क्लाइमेट का, एंड द मेन जो उनका बेसिक था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। उसके बाद देखोगे 1936 में भी किया गया बाय कोपेन, और इन्होंने जो वर्ल्ड के क्लाइमेट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द वेदर एलिमेंट्स। जो वेदर एलिमेंट्स हैं जैसे आपके रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, विंड स्पीड्स हो गए, तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं वेदर के उनको लेके इन्होंने 5 जो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किए। उसके बाद 1965 में देखोगे ट्रॉल्स ने क्लासीफाई किया, और इनका जो क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन हैज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री टू एक्सप्लेन वेजिटेशन जोन ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इनका जो बेसिस था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, एक्सप्लेन जो वेजिटेशन थी अफ्रीका की और साउथ अमेरिका को एक्सप्लेन करने में। एंड ट्रॉल्स क्लासिफिकेशन है काफ़ी सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और इक्रीसेट बता दें आपसे इनके ही मेथड्स को अडॉप्ट करता है फॉर क्लासिफाइंग द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। जो इक्रीसेट अपने यहाँ ही हैदराबाद में है, तो वो इन्हीं के जो है क्राइटेरिया को लेके अपने यहाँ के ट्रॉपिक्स, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को क्लासीफाई करता है। उसके बाद जो डी है आप देखोगे, ये थॉर्टवेट ने क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई किया क्लाइमेट को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, टेम्परेचर इफेक्टिवनेस एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का जो उन्होंने जो इंडेक्स दिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो बता दूं आपको, एनुअल प्रेसिपिटेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है आपकी कितनी, आपके एरिया में कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रहा है और कितना एनुअल इवापोरेशन हो रहा है, तो उसके रेशियो को निकाल के जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप यू विल गेट द प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो थॉर्टवेट ने अपने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, ये भी एक क्राइटेरिया है क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का। और बता दें ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड जो आईसीआर अडॉप्ट किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन जो बेस था वो एमडीआई के बेस पे था, मीन्स मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स। तो मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एमडीआई कैलकुलेट करने के लिए आपको पहला एनुअल प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद पोटेंशियल इवापोट्रांसपायरेशन, ये वैल्यू अगर आपको पता है तो यू जस्ट डिडक्ट फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना आपका उस एरिया में पोटेंशियल इवापोट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन है, देन अगेन आपको पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपायरेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाई दैट वैल्यू, यू विल गेट MD। और यहाँ देख सकते हो कि सब ह्यूमिड है, अगर सेमी एरिड है और एरिड है, कब उसको बोलोगे, व्हेन द MDI वैल्यू 0 to 33% जाती है तो उसको सब ह्यूमिड बोलते हैं। और सेमी एरिड अगर आप बात करोगे तो -33.3 टू -66.6 तक जाएगी। अगर एरिड है तो जो ये वैल्यू आएगी MDI की वो ग्रेटर देन -66.6 आएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जब अगर आपके पास ये डेटाज हैं जैसे प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपायरेशन का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एरिया किस में फॉल होती है। और ये क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया है कि सब ह्यूमिड के लिए ये होना चाहिए वैल्यू, सेमी एरिड के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए और एरिड के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये थे कुछ मैंने ट्राई किया कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।